केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोविड-19 के खिलाफ बनाई जा रही वैक्सीन इस साल के आखिरी तक बनकर हो जाएगी तैयार। भाजपा विधायक जन्मेजय सिंह का पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। विधायक जन्मेजय सिंह के आकस्मिक निधन पर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष समेत सदन ने व्यक्त किया शोक। वाराणसी में मंडुआडीह स्टेशन का नाम गृह मंत्रालय की संस्तुति के बाद किया गया बनारस। वाराणसी के लोगों ने नाम बदलने का किया स्वागत। और पुलिस सुरक्षा के साथ आपके स्वास्थ्य की भी करेगी रक्षा। वेबसाइट पुलिस मित्र परिवार पर अपना ब्लड ग्रुप बताकर कठिन समय में ले सकेंगे ब्लड। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार विस्तार से। एक तरफ जहां कोरोना वायरस संक्रमण के लिए दुनिया भर की दवा निर्माता कंपनियां समय के साथ लड़ाई लड़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में कोविड-19 के खिलाफ बनाई जा रही वैक्सीन कोवैक्सीन इस साल के आखिर तक बनकर तैयार हो जाएगी। एक अंग्रेजी दैनिक को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कोविड के खिलाफ वैक्सीन बनाने की रफ्तार तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किए जा रहे ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का भी समानांतर उत्पादन किया जा रहा है ताकि इसके विपणन के लिए लगने वाले समय से बचा जा सके। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में तैयार किए जा रहे दो वैक्सीन का भी उत्पादन शुरू होने में अभी और समय लगेगा। उन्होंने कहा कि अगर वैक्सीन का ट्रायल सही रहता है तो हम अगले साल की पहली तिमाही में इसका उपयोग शुरू कर सकते हैं। हैदराबाद में भारत बायोटेक द्वारा बनाए जा रहे कोवैक्सीन का मानव परीक्षण भी 2 सप्ताह पहले ही शुरू हुआ है और यह वैक्सीन भी साल के आखिर तक बनकर तैयार हो जाएगी। वैक्सीन किन्हें पहले दिया जाना है, इस सवाल के जवाब में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हेल्थ वर्कर्स, कोरोना के खिलाफ जंग के फ्रंट लाइन वर्कर्स और कोरोना संक्रमण के प्रति संवेदनशील बड़ी उम्र के लोगों को यह वैक्सीन पहले उपलब्ध कराया जाएगा। वायरस की क्या वैरायटी है, उसके कहां से देश में आने की संभावना है, वो दुनिया के किस किस हिस्से के किस किस वायरस से मिलता जुलता है, क्या उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है, उसकी जो ट्रांसमिशन है उसके कारण बीमारी होने की संभावना है या उसके आगे के बिहेवियर के बारे में, और इसके साथ साथ इसको सारे दुनिया के अंदर जो इसी तरह का काम हो रहा है उसको कोलेट करके कैसे कोविड-19 के खिलाफ जंग को और ज़्यादा बेहतर तरीके से सफल बनाया जा सकता है, उसमें विज्ञान का ये आज एक इम्पॉर्टेंट अध्याय पूरा हुआ है। भारत में कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे भी सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में अब तक 21,58,946 लोग सेहतमंद हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 62,282 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 74.30% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.89% रह गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक जन्मेजय सिंह के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि जन्मेजय सिंह एक समर्पित जनप्रतिनिधि थे। वे हमेशा अपने क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहते थे और समाज के गरीब तथा कमजोर वर्गों के हितों के प्रति वे अत्यंत संवेदनशील थे। श्री सिंह के निधन से पार्टी ने एक समर्पित कार्यकर्ता और जनता ने अपना एक सच्चा हितैषी खो दिया है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए स्वर्गीय जन्मेजय सिंह के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जन्मेजय सिंह देवरिया सीट से भाजपा के विधायक थे। उनकी कल लखनऊ में 75 वर्ष की उम्र में हृदयाघात के कारण निधन हो गया है। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत पर सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालत गंभीर होने पर उन्हें लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनकी चिकित्सा के दौरान मृत्यु हो गई। विधायक की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनकी अंत्येष्टि उनके गांव गौरा बाजार कस्बा देव गांव में की गई। विधानसभा अध्यक्ष समेत सभी दलों के नेताओं ने जन्मेजय सिंह की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। आज की विधानसभा की कार्यवाही शोक संदेश के बाद कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बड़े
बड़े दुख के साथ मुझे इस माननीय सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री जन्मेजय सिंह का 21 अगस्त 2020 को 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। उनके निधन से हम सब अत्यंत दुखी हैं। श्री जन्मेजय सिंह वर्ष 2000 में इस विधानसभा के लिए उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात वे वर्ष 2012 व 2017 में देवरिया से विधानसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए। वे विधानसभा की विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों की भी सदस्य भी रहे। श्री जन्मेजय सिंह अपने क्षेत्र में एक लोकप्रिय नेता थे। जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए उसे पूरा करने का प्रयास करते थे। विभिन्न आंदोलनों में भी भाग लेने के कारण वे जिला कारागार में देवरिया में बंदी भी रहे। कसिया सहकारी बैंक देवरिया के वे संचालक, तब विकास क्षेत्र गौरी बाजार के एक प्रगतिशील किसान भी थे। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से वे जुड़े हुए थे। श्री जन्मेजय सिंह के निधन से प्रदेश ने एक समर्पित जनप्रतिनिधि खोया है। उनके निधन से भारतीय जनता पार्टी को भी पूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि इस सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आदरणीय सदन में अपने शोकोद्गार प्रकट किए हैं। माननीय नेता समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सुहेल देव पार्टी और अपना दल ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी यहाँ के शोक व्यक्त करने वाले महानुभावों के साथ अपनी संबद्धता व्यक्त की है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हमारे ही परिवार के कल 4 सदस्यों के लिए हम लोगों ने शोक व्यक्त किया और आज 5वें सदस्य के शोक व्यक्त करने के लिए इस सदन में समवेत है। ऐसे में शब्द काम नहीं आते, वाणी ठीक दिशा में नहीं चलती, हम लोग अवाक स्थिति में। मैं पूरे आदरणीय सदन की तरफ से अपनी ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को मुक्ति, मोक्ष और शांति प्रदान करे। उनके शोक संतप्त परिवार यह वज्राघात सहने की शक्ति दे। अब हम कल 11 बजे तक के लिए उठते हैं। वहीं विधायक के पार्थिव शरीर के गौरी बाजार पहुंचते ही बड़ी संख्या में लोगों ने अपने विधायक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनीतिक दलों के लोगों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने भी विधायक को उनके घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग विधायक के घर पहुंचे। वाराणसी के मढ़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम गृह मंत्रालय की संस्तुति पर अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसके पीछे कई लोगों का प्रयास रहा है। बनारस के लोग भी ये चाहते थे कि क्योंकि पूरे भारत में वाराणसी को बनारस और काशी नाम से ही जाना जाता है। पहले से वाराणसी और काशी नाम से स्टेशन यहां पर था। बनारस अपनी मस्ती, बनारसी पान और बनारसी साड़ी के लिए जाना जाता है। अब यह बनारस स्टेशन के नाम से भी विख्यात होगा। बनारस के लोगों ने कहा कि यह स्टेशन विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन में शुमार किया जाता है। यहाँ एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। स्थानीय लोगों और रेलवे के अधिकारियों ने नाम बदलने का स्वागत किया है। देखिए, बनारस
नाम दे देने से अब बनारसियों को गर्व तो है और बहुत गर्व है। सरकार की अच्छी पहल है और हम लोग इसका पूर्णतः स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे यहाँ बनारस में काशी स्टेशन रहा है, सिटी स्टेशन रहा है, वाराणसी जंक्शन रहा है, लेकिन बनारस का नाम कहीं न कहीं छुप रहा था, जो लोगों के दिल में था लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा था। आज हमारी सरकार की पहल की वजह से जो मड़ुआडी स्टेशन का नाम बनारस रखा गया है, ये बहुत ही अच्छी पहल है कि कम से कम जो भी बाहर से भी यात्री आएंगे या जो लोग भी आएंगे तो कम से कम इसी बहाने एक बार बनारस का नाम तो जरूर उनके जुबान पे आएगा। खुशी तो मान्यवर बहुत है और इन खुशी में मैं एक शब्द और कहूँगा कि जिया राजा बनारस। और बनारस मेरा जो शब्द है ये पूरे भारतवर्ष में गूंजे और दिखे, लोग उतरे तो महसूस करें कि हाँ राजा हम बनारस में आ गए। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है और मुझे बड़े ही अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि गृह मंत्रालय ने हमारे मड़ुआडी स्टेशन का नाम बनारस रखने का फैसला किया है। हम लोग पूरी तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही रेलवे बोर्ड से हमें कोई दिशा निर्देश मिलेगी, हम लोग विदिन अ डे हम लोग इसे नामकरण कर देंगे और मैं काशीवासियों को बनारस स्टेशन नाम रखे जाने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब पुलिस आपकी सुरक्षा के साथ साथ आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा करेगी। प्रयागराज में पुलिस आम जन को सुरक्षा देने के साथ ही खून भी दे रही है। इसके लिए पुलिस ने एक वेबसाइट की शुरुआत की है। इस वेबसाइट के द्वारा पुलिस मित्र परिवार से आम जनता ब्लड ले सकती है। ब्लड के जरूरतमंद इस पुलिस मित्र साइट पर जाकर अपने ब्लड ग्रुप की जरूरत बताकर ब्लड प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस के इस कदम के द्वारा समाज के लोग सराहना कर रहे हैं। पुलिस मित्र की वेबसाइट का उद्घाटन प्रयागराज के आईजी केपी सिंह ने किया। यह ग्रुप 12 स्टेट में काम कर रहा है और 10,000 से ज्यादा लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। 1500 से ज्यादा यूनिट ब्लड यह ग्रुप दान दे चुका है। लॉकडाउन के दौरान ही 40 लोगों को पुलिस मित्र के जरिए ब्लड मुहैया कराया गया। पुलिस मित्र के जरिए अपनी बेटी के इलाज में रक्त की आवश्यकता पर मदद पा चुके दीपचंद गुप्ता ने बताया कि पुलिस विभाग के द्वारा किया जाने वाला यह कार्य निश्चित रूप से सराहनीय है। देखिए, पुलिस मित्र परिवार की शुरुआत 3 वर्ष पूर्व हमारे कार्यालय में आशीष मिश्रा जी द्वारा की गई थी। वो हमारे कार्यालय में कार्यरत है और आज 3 साल के बाद इनसे 18 राज्यों में लगभग 1500 लोग जुड़ चुके हैं और अभी तक पुलिस मित्र परिवार जिसमें मुख्य रूप से पुलिस के लोग हैं, साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के भी कुछ लोग हैं, कुल 1500 यूनिट से ज़्यादा ब्लड डोनेट किया जा चुका है। और हर 15 अगस्त को, 26 जनवरी को और विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को भी हम लोग रक्तदान करते हैं सभी लोग। और इस वर्ष भी कोरोना काल में हमारी पुलिस मित्र परिवार ने 101 यूनिट ब्लड डोनेट किया और भी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर के। तो ये बहुत बड़ा काम था और ये काम अभी हम मैनुअली फ़ोन से करते थे, लेकिन कल हम लोगों ने एक pulismitra.org के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो जो रक्त देना चाहता है उसमें रजिस्टर करके रक्त दे सकता है। और यदि किसी को रक्त की ज़रूरत है तो अपने को रजिस्ट्रेशन करके हम उसका वेरिफिकेशन करेंगे और हम उसको रक्त दे सकते हैं। मेरी सडनली सीवियर एनीमिया हुआ था मुझे और सडनली एडमिट किया गया और जिस समय मैं एडमिट हुई तो उस समय लॉकडाउन था और मतलब मैं बहुत सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। तो अर्जेंटली ब्लड की रिक्वायरमेंट थी। तो मेरी फैमिली वालों ने मेरे फ्रेंड्स वगैरह को कॉल किया, जिसमें मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर शिवानी गुप्ता, तो उनके फादर हैं, तो उनसे हमारी हेल्प हुई और उनके एक फ्रेंड है शायद आशीष मिश्रा करके, तो उनके थ्रू हमें ब्लड मिला उस टाइम। जिसमें ये तो बहुत बड़ा एफर्ट है और उनकी तरफ से बहुत बड़ा काम है जो वो लोग इस टाइम मतलब अपनी ड्यूटी के साथ ये सारी चीज़ें भी कर रहे हैं, तो सच में मतलब सराहनीय काम है उनका। मैं सच में थैंकफुल उस टाइम के लिए। अगर शायद उस दिन टाइम मुझे ब्लड नहीं मिला होता शायद मैं खड़ी भी नहीं होती। हिजरी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम आज से शुरू हो गया है। इस महीने को गम का महीना भी कहा जाता है। हजरत इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों की शहादत की याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम के महीने पर कोरोना वायरस का भी असर देखने को मिल रहा है। लखनऊ में उठने वाली शाही जुलूसों समेत सभी जुलूसों को महामारी को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। वहीं सरकार ने मजलिसों में शामिल होने के लिए इमामबाड़ों में 5 लोगों को छूट प्रदान की है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या में जहां बढ़ोतरी हो रही है, वहीं कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है।
कोरोना संक्रमण से ठीक होकर आने वाले लोगों ने दूरदर्शन से बातचीत में बताया कि इलाज के दौरान हॉस्पिटल और सरकार की तरफ से दी जाने वाली व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से हम सब जल्दी से ठीक होकर अपने अपने घर लौट आए हैं और जिंदगी की फिर से शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए हम कोरोना वॉरियर्स देश के प्रधानमंत्री, मंत्री और सरकार को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आज हम लोगों ने नई जिंदगी पाई है। देश ही नहीं पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लगातार प्रतिदिन 2000 से 3000 कोरोना संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं और उससे ठीक होने वालों की भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में हमारे साथ एक कोरोना वॉरियर्स हैं। जब हम लोगों को भी पता चला कि हमारे बीच के एक रिपोर्टर पॉजिटिव आए, तो उनके साथ साथ जो इतने लोग थे तो उन लोगों ने भी जांच कराई, तो वो भी पॉजिटिव आए, जिसके कारण हम फिर होम आइसोलेशन पे आए और क्वारंटाइन हुए। जहाँ तक से कि सरकार तरफ से काफ़ी सुविधाएं मिल रही थी, आशा बहनें आ रही थी, वे हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन से भी फ़ोन आ रहा था, जिला प्रशासन से फ़ोन आता था। लोगों को यही कहेंगे कि बहुत ज़रूरी हो तो तभी निकले, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाए, सैनिटाइजर ले। हमारे साथ एक और कोरोना वॉरियर्स हैं जो कोरोना से जीत कर आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हमें फीवर आया, शरीर में दर्द हुआ, तो मैंने कहा टेस्ट करा लें। सरकार की तरफ से फ्री सुविधा थी कालिंदीपुरम में, वहाँ हमने टेस्ट कराया। 3-4 दिन बाद हमको फ़ोन आया कि आप पॉजिटिव हैं और फिर एम्बुलेंस से फ़ोन आया कि आपको लेने आ रहे हैं। तो फिर हम उनके साथ गए तो वो हमें कोटवा क्वारंटाइन सेंटर ले गए। मैं एक बैंक कर्मचारी हूँ जो कि बैंक में सभी का आना जाना होता रहता है। अपनी सावधानियों बरतने के बाद भी ये रिपोर्ट जब जांच कराई हमने तो पॉजिटिव आ गई, तो उसके बाद होम क्वारंटाइन हो गया मैं और हमारे कुछ स्टाफ भी थे साथ में, और फिर उसके बाद होम क्वारंटाइन था, मैं घर पे। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि 2 गज की दूरी ज़रूर बना के रखें, क्योंकि आपको अपनी फैमिली को सेव करना है और ना कि किसी और को। अपने आप को सेव करेंगे तो फैमिली सेफ होगी। सभी कोरोना वॉरियर्स का एक ही संदेश है, लोगों से उचित दूरी बनाए रखें, ज़रूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकलें और समय समय पर हाथ को सैनिटाइज करते रहें। प्रयागराज से राजकुमार, डीडी न्यूज़। बदायूं में लंबे समय से यूरिया खाद की किल्लत से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। फसल में खाद न डालने से फसल का नुकसान हो रहा था, जिससे जिले भर के किसान परेशान थे, जिसको दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने मंडी समिति स्थित इफ्को किसान सेवा केंद्र, इफ्को ई बाजार, दातागंज एवं समरेर साधन सहकारी समिति लिमिटेड का औचक निरीक्षण किया और कृषकों से जानकारी लेकर उन्हें यूरिया उपलब्ध कराई। जिलाधिकारी ने सभी दुकानदारों को निर्देशित किया कि दुकानें निर्धारित समय से खोलकर निर्धारित दर 266.50 रुपये पर ही पॉश मशीन से यूरिया की बिक्री की जाए। उन्होंने टोकन व्यवस्था लागू कर कानूनगो लेखपाल और एडीजी, एजी तथा पुलिस की मौजूदगी में यूरिया वितरित कराने के निर्देश दिए। पॉश मशीनों के द्वारा अंगूठा लगवा के उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसमें कई जगह जो रिमोट एरियाज में जहाँ सोसाइटीज़ हैं या दुकानें हैं, वहाँ नेटवर्क का इशू हो जाता है, तो किसान वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक लगे रहते हैं। तो इसलिए एक नई व्यवस्था ये की गई है कि वहाँ पे टोकन प्रणाली हम लागू करने जा रहे हैं। एक दिन में 300 के करीब खादें बढ़ सकती हैं, तो 300 लोगों को एक दिन में वो टोकन वगैरह दें। और साथ ही साथ ये भी निर्देशित किया गया कि 5 से 6 घंटे से ज़्यादा किसी किसान को ना दें, क्योंकि उतनी आवश्यकता होती है। सभी हमारे जो क्रय केंद्र हैं वहाँ पे पुलिस की और लेखपाल की वहाँ पे मौजूदगी रहेगी। अमेठी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत अमेठी 2,15,224 किसानों को 43.04 करोड़ रुपए की सहायता धनराशि की 6वीं किस्त मिल चुकी है। इससे किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। किसानों ने बताया कि जब से सरकार ने किसान सम्मान योजना की शुरुआत की है, तब से हम लोगों को खेती करने में कोई समस्या नहीं हो रही है। समय पर खाद और पानी के लिए पैसा मिल जाता है। पहले हमें इसके लिए ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, अब हम लोगों को कोई भी समस्या नहीं हो रही है। वहीं अमेठी के जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि अब तक इस योजना में 2,27,511 किसान लाभान्वित हो चुके हैं। जनपद में कुल 221.4 करोड़ रुपए विभिन्न किस्तों में सहायता राशि दी जा चुकी है। सरकार जो 2,000 रुपये दे रही है, 4-6,000 रुपये दे रही है, किसान अपनी खेती में लगा रहे हैं, खेती अच्छी तरीके से कर रहे हैं, उसमें खाने पीने के लिए अपना क्या
फायदा है सरकार से 2000 रुपये मिल जाए तो समय से खाद 5 डाल लेते ही। पहले रहन कर्जा काढ़ा किसी महाजन के लगे जा नहीं गाँव देश में काढ़ा मिलत ना रही, खेती बाड़ी ढंग से होत ना रही भैया। अब हमारे सबके 2000 हमारे पिताजी के नाम 2000 आवत है, निकाल कर रखे रहे। इस समय से आप खाद बांट अच्छी पैदावार होती है, न कोनो परेशानी है न कोनो दिक्कत यह है, अच्छी पैदावार है। बगले धान है भैया देख ले, पहले रहन तो खाद 5 टाइम से डाल नहीं पाते रहे, वापस घरे ही खाद 5 लाख टाइम से डालत है। बहुत अच्छी सरकार बहुत अच्छा काम करती है भैया। सरकार मेरे को 2000 रुपये दे रही है, तब से हमको बहुत लाभ है। हम अपना ये देखो सरकार हमको फायदा दे रही है। इस लॉकडाउन में देखो हम जो है उससे 2000 रुपये मिल रही है, हम अपना खेती का काम कर ले रहे हैं। हमारा काम गड़बड़ा नहीं रहा है। यूरिया मिल गई, डाई मिल गई, हमको 2000 रुपये से हमको अपना डाल दिया अपने खेत में, अपने प्रेम से हमारा खेत तैयार है। केंद्र सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य 10 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाए जाने से बरेली के गन्ना उत्पादक किसान खुश हैं। किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में गन्ने का 2020-21 विपणन वर्ष के लिए एफआरपी दाम 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। गन्ना किसानों ने कहा कि कोरोना संकट के समय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सब किसानों का बहुत ख्याल रखा है। गन्ने का मूल्य बढ़ाकर उन्होंने हम सब किसानों पर एक और उपकार किया है। बुधवार को जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है 10 रुपये गन्ना पे बढ़ाने के, ये बहुत ही अच्छा उनका सराहनीय कदम है हम गन्ना किसानों के लिए। काफ़ी समय से गन्ना पे पैसे नहीं बढ़ रहे थे और काफ़ी किसान इससे नाराज़गी थी। हम चाहते हैं जैसे हमारे केंद्र सरकार ने 10 रुपये माननीय प्रधानमंत्री जी ने गन्ना किसानों के लिए बढ़ाए इस कोरोना कालखंड में, हम अपने प्रधानमंत्री जी को जो हमारे किसानों के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ सोचा उन्होंने, काफ़ी योजनाएं किसानों के लिए लाए हैं और अब गन्ना पे भी उन्होंने 10 रुपये का रेट बढ़ा दिया है। ये हम सभी किसानों के लिए बहुत बड़ा एक उनका कहना चाहिए योगदान रहेगा। गन्ने की खेती बहुत समय से करता आ रहा हूँ। पिछले वर्ष गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई गई थी। इस साल मोदी जी ने किसानों के लिए 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। कोरोना के समय मोदी जी किसानों के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद। मोदी जी ने गन्ना के 10 रुपये रेट बढ़ाए हैं। कोरोना के बारे में सभी चीज़ पे उनने ध्यान रखा है। सरकार को, मोदी जी को हम धन्यवाद। मैंने सुना है कि बुधवार को मोदी जी ने 10 रुपये बढ़ाए गन्ने पे, तो मैं समझता हूँ इससे हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। जो गन्ने का अभी रेट जो बढ़ा है, हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो बढ़ाया है, 10 रुपये ज़रूर लग रहा है बढ़ाने में, पर उससे हमें बहुत जो है कुछ लाभ मिल सकता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत हरदोई जिले में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत ग्राम समाज की खाली पड़ी भूमि में बरसात के मौसम में पेड़ लगाने का काम मनरेगा से किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए श्रमिकों को रोजगार मिला है, साथ ही साथ उनके सामने परिवार के भरण पोषण की समस्या भी दूर हुई है। श्रमिक जो गांव में आए हुए हैं और गांव में ही रोजगार करना चाहते हैं, उनको वृक्षारोपण के काम में लगाया गया है। ग्राम सभा की खाली जमीन पर फलदार और उपयोगी वृक्षों को लगाने का काम मनरेगा के अंतर्गत किया जा रहा है। गांव में ही रोजगार मिलने से जहां श्रमिक प्रसन्न हैं, वहीं गांव वाले भविष्य में इन वृक्षों से मिलने वाले लाभ को लेकर उत्साहित भी हैं। लॉकडाउन के पहले मैं बाहर काम कर रहा था और मैं लॉकडाउन के दौरान हरदोई आया, तब मैं बेरोजगार था। गांव पर आने के बाद मुझे मनरेगा के तहत वृक्षारोपण का काम करने का अवसर मिला, जिससे मनरेगा की मुझे मजदूरी मिली, जिससे मेरा पालन पोषण हो रहा है। लॉकडाउन से पहले बाहर काम कर रहा था और लॉकडाउन में जब मैं हरदोई आया तब मैं बेरोजगार था। यहाँ पर गांव में मुझे मनरेगा के अंतर्गत वृक्षारोपण का काम मिला, जिससे मुझे मनरेगा की मजदूरी मिली, जिससे मेरे पेट का पालन पोषण हो रहा है। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन में जब मैं हरदोई आया तब मैं बेरोजगार था और यहाँ पर गांव में मुझे मनरेगा के अंतर्गत वृक्षारोपण का काम मिला, जिससे मुझे मनरेगा की मजदूरी मिली, जिससे मेरे पेट का पालन पोषण हो रहा है। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरदोई आया तो मेरे पास कोई काम नहीं था। जब गांव में आया काम नहीं था तो मैं जो वृक्ष पेड़ लगे हुए हैं
इनसे मेरे मजदूरी मिलती है, मेरा काम चल रहा है परिवार का। मनरेगा के अंतर्गत जो मेरा काम चल रहा है उससे मेरा पैसा मिल रहा है, उसी से मेरा काम चल रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। प्रस्तुत हैं विधानमंडल समाचार। पहले समाचार विधानसभा से। विधानसभा के किसी सत्र में यह पहला मौका था जब सत्र के दूसरे दिन किसी वर्तमान सदस्य को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। गुरुवार को जहां मंत्रिपरिषद के 2 सदस्यों के अलावा 2 अन्य सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई, वहीं आज एक बार फिर सत्तारूढ़ दल के सदस्य जन्मेजय सिंह के निधन हो जाने के कारण शोक व्यक्त करने के बाद कार्यवाही शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। जन्मेजय सिंह का आज निधन हो गया था। देवरिया जनपद की सदर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य जन्मेजय सिंह के निधन के चलते विधानसभा में आज की पूर्व निर्धारित सारी कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले विधान भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें सदन की कार्यवाही आज स्थगित करने का निर्णय लिया गया। तय यह हुआ कि शुक्रवार को प्रस्तावित कार्यसूची को शनिवार में परिवर्तित कर दिया जाए, जिस पर सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रारंभ हुई तो विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने भाजपा के देवरिया सदर सीट से विधायक जन्मेजय सिंह के निधन की सूचना दी। इस पर नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक प्रस्ताव रखा। योगी आदित्यनाथ ने सदन को अवगत कराया कि वर्तमान विधायक जन्मेजय सिंह का आकस्मिक निधन हो गया है। शोक प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने पार्टी विधायक जन्मेजय सिंह के राजनीतिक जीवन और उनके सामाजिक सेवाओं के बारे में बताया। जन्मेजय सिंह 2017 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। इससे पूर्व वे वर्ष 2000 में उपचुनाव और 2012 के चुनाव में भी निर्वाचित हुए थे। जन्मेजय सिंह विधानसभा की कई समितियों के सदस्य होने के साथ साथ अपने क्षेत्र के कई सामाजिक और शैक्षिक संस्थाओं से जुड़े थे। उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न जन आंदोलनों में हिस्सा लेते हुए उन्होंने हमेशा जन आकांक्षाओं का सम्मान किया। समाजवादी पार्टी की तरफ से शैलेंद्र यादव उर्फ ललई यादव ने कहा कि जन्मेजय सिंह के निधन से उनकी पार्टी के सदस्य बेहद दुखी हैं। जन्मेजय सिंह सामाजिक कामों में सदैव आगे रहते थे। निधन की सूचना पर बहुजन समाज पार्टी के नेता लालजी वर्मा ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भाजपा सदस्य जन्मेजय सिंह की समाज के प्रति सेवाओं को याद किया। श्री वर्मा ने कहा कि जन्मेजय सिंह को जनसेवा के कारण ही जेल भी जाना पड़ा। वो 2002 में देवरिया की गौरी बाजार, 2012 तथा 2017 में सदर से विधायक बने। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, मोना अपना दल सोनेलाल के नील रतन पटेल एवं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने भी जन्मेजय सिंह को क्षेत्र का सच्चा जनसेवक बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दलीय नेताओं के श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि अभी कल ही सदन ने अपने 4 सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। आज फिर एक ऐसा अवसर आया है कि अपने बीच एक साथी को श्रद्धांजलि देनी पड़ रही है। और अब समाचार विधान परिषद से। विधान परिषद में आज प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था और राज्य में कोरोना के मरीजों को पर्याप्त इलाज न मिलने पाने का मामला गूंजा। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के सदस्यों ने मामले को उठाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जहां समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने वेल में आकर सरकार विरोधी नारेबाजी की, वहीं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सपा और बसपा ने अलग अलग सदन से वॉकआउट किया। जबकि कोरोना महामारी में सरकार की व्यवस्थाओं पर दिए गए जवाब से असंतुष्ट सपा ने वॉकआउट किया। पूरा प्रश्न प्रहर इसी हंगामे की भेंट चढ़ गया। प्रश्न प्रहर के बाद सदन की कार्यवाही 12:20 से शुरू हुई। कल शनिवार को भी सदन की बैठक होगी। पूर्वाह्न 11 बजे ज्यों ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, समाजवादी पार्टी के सदस्य नरेश चंद्र उत्तम ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। पुलिस लोगों को लाठी गोलियों से मार रही है, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, जनता बाढ़ से जूझ रही है, सरकार किसी और ध्यान नहीं दे रही है। सपा के सदस्य ने कहा कि जनता पूरी तरीके से परेशान है।
वैश्विक महामारी कोरोना से जहां पूरा विश्व जूझ रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। सरकार ने दावे तो बड़े बड़े किए, लेकिन आम जनता को कोरोना का कोई इलाज नहीं मिला है। अस्पतालों में पूरी तरीके से अव्यवस्था है। अव्यवस्था का आलम यह है कि सरकार के दो कैबिनेट मंत्रियों की कोरोना महामारी से मौत हो चुकी है। उन्होंने सभापति से इन मामलों पर काम रोक कर चर्चा कराए जाने की मांग की। सभापति ने कहा कि सरकार इस पर जवाब दे, प्रश्न पैर हो जाने दीजिए, लेकिन उत्तेजित सदस्य वेल में आ गए और सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे। सदस्यों ने हाथों में तख्तियां थीं और वे नारे लगा रहे थे, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, ब्राह्मणों की हत्यारी सरकार नहीं चलेगी। कोरोना से हो रही मौतें, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, योगी बाबा मस्त हैं। सभापति ने सदन को व्यवस्थित करने का नेता प्रतिपक्ष राम सुंदर दास निषाद से अनुरोध किया, लेकिन सदन को अव्यवस्थित देख उन्होंने सदन की कार्यवाही को 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन के स्थगन का समय और इसके बाद 20 मिनट और बढ़ाया गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 12 बजे तक कर दिया गया। 12 बजे मार्शल ने पुनः 20 मिनट सदन के स्थगन का समय बढ़ाए जाने की सूचना दी। शून्य प्रहर में सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता सुरेश त्रिपाठी के सभापतित्व में शुरू हुई। उन्होंने सबसे पहले सदन को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सदन के पूर्व सदस्य अजय सिंह के निधन की सूचना दी, जिस पर सदन ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने सदन को सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति में तय हुआ कि कल शनिवार को सदन की कार्यवाही होगी, लेकिन प्रश्नकाल नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के सदस्यों और कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था का मामला कार्य स्थगन के माध्यम से उठाया। सपा सदस्य नरेश चंद्र उत्तम ने कहा कि कोरोना के बहाने कानून व्यवस्था बिगड़ी है, प्रदेश के हालात जंगल राज जैसे हो गए हैं, समाज के विभिन्न वर्गों पर हमले हो रहे हैं, लोगों को गोलियों से भूना जा रहा है, जबकि सरकार दावा कर रही है कि अपराध कम हो रहे हैं। किसी भी वर्ग के व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं है। पूरे प्रदेश में एक तरह से पुलिसिया तांडव बचा हुआ है। कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज ही नहीं है, लोकतंत्र के मर्यादाओं का चीरहरण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार पूरी तरह से नाकाम है। सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने कहा था कि सदन को 90 दिन चलाया जाएगा, लेकिन 3 वर्ष में भी 90 दिन सदन नहीं चला। आलम यह है कि सरकार जो दिखाना चाहती है, जनता वही देखे। नेता विरोधी दल राम सुंदर दास निषाद ने प्रदेश में कानून का राज नहीं है, कोरोना के नाम पर जो पैसा इकट्ठा हुआ उसका कोई हिसाब नहीं है। सरकार की ओर से जवाब देते हुए नेता सदन व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। कुछ घटनाएं ऐसी घटनी हैं जो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण हैं, उसमें कुछ पारिवारिक विवाद प्रतिशोध की घटनाएं हैं। पूरे देश में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट सबसे कम है। सरकार दोषी को छोड़ेगी नहीं और निर्दोष को फंसने नहीं देगी। सपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। बसपा सदस्यों ने आजमगढ़ की घटना को उठाते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधों की बाढ़ आ गई है। दिनेश चंद्रा ने कहा कि आज कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से विफल है और जनता पर अपना गुस्सा निकाल रही है। सवर्णों के लिए सबसे पहले हमारी सरकार ने आरक्षण की बात की थी। नेता सदन ने कहा कि हम जात के आधार पर किसी को संरक्षण नहीं देते, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। हमारी सरकार में अपराध कम हुए हैं, दुष्प्रचार कर हमारी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट बसपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। शिक्षक दल ने वित्तहीन शिक्षकों को वेतन न मिलने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सुरेश त्रिपाठी ने कहा कि सरकार वित्तहीन शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों को न्यूनतम 15,000 रुपये मासिक का राहत पैकेज की तरह दिलवाए। नेता सदन ने सदन को तथ्यों से अवगत कराया। सपा और कांग्रेस सदस्यों ने कोरोना महामारी पर सरकार की व्यवस्था को लेकर कार्यस्थगन की सूचना दी। सपा सदस्य शशांक यादव और आनंद भदौरिया ने विस्तार से सरकार की अव्यवस्थाओं को कटघरे में खड़ा किया। कोरोना से जंग जीत चुके सुनील साजन ने पीजीआई में भर्ती रहने के दौरान अपनी आप बीती सदन में सुनाई और कहा कि उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य है जिसने अव्यवस्था के चलते 2 कैबिनेट मंत्री खोए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर जरा भी गंभीर नहीं है, केवल फर्जी ब्रांडिंग की जा रही है। कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह ने कहा कि प्रदेश में कोविड वार्डों में अव्यवस्था है, इलाज की पोल खुल चुकी है। कितना पैसा किस मद में खर्च हुआ, सरकार इस बात को बताए, इसे सदन के पटल पर रखा जाए। उन्होंने इसे इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि ना खाता ना बही, जो भाजपा सरकार कहे वही सही। नेता सदन ने विपक्ष की बातों को खारिज करते हुए सरकार का पक्ष रखा। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। इसी के साथ विधान परिषद समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।